देखिए, हम लोग ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। थर्ड जो चैप्टर है, ये चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोगों का। एंड इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि एक ब्रीफ स्ट्रक्चर को देखना है, दोनों एनाटॉमी भी उसका देखना है कि कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, एंड दूसरा उसका फिजियोलॉजी भी हमको देखना है। तो मैंने कहा भी था ये चैप्टर थोड़ा डेप्थ में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपका जो बोर्ड है वो छोटा दिख रहा होगा, आप उसको जूम करिएगा फिंगर से तो वो जूम हो जाएगा, बोर्ड बोर्ड के लेंथ पे आ जाएगा, उसको कर लीजिए बोर्ड के लेंथ पे, तब दिखेगा अच्छे से। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमन ऐसे डायोसियस होते हैं। एंड दो तरीके का सिस्टम यहाँ पे हमको या दे दो तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलता है। सेक्स ऑर्गन्स हम लोग कहते हैं। एक को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग कहते हैं जनरली कि आपका, हम कह सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है जो कि एक्चुअली गैमीट को फॉर्म करता है। मतलब बात कर रहे हैं हम टेस्टिस की, बात कर रहे हैं हम ओवरीज की। लेकिन दूसरे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि हम लोग कहते भी है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट। मतलब वहां पे क्या है, एक्चुअली वो गैमीट तो नहीं बना रहे, लेकिन वो उसके ट्रांसफर में एंड उसके फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम, वास डिफरेंस हो गया आपका, ठीक है, एपिडाइडमिस, ये सब मेल में हो गया, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमंस हमारे क्या है भाई, ह्यूमंस हमारे डायोसियस है। जैसा कि पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। डायोसियस, ठीक है, मतलब यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल। तो ह्यूमंस हमारे डायोसियस है। एंड डायोसियस होने के कारण हम कह सकते हैं इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी हमको देखने को मिलता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी हमको देखने को मिलता है। देखो, दो स्ट्रक्चर है। एक जो है लोअर ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, दूसरा जो होता है हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग बोल रहे हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स में जनरली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे वो स्विच किए रहते हैं। एंड वहीं पे अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, दे स्विच टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर एडेप्टेबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करता है। तो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर का एक, हम कह सकते हैं एसेक्सुअल स्ट्रक्चर के रूप में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्ट्रक्चर बनता है जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ब्लास्टेमा हम कहते हैं। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स asexual reproduction, asexual reproduction occurs और जिसके कारण क्या हो गया भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण एक स्ट्रक्चर बनता है
जिसको ब्लास्टेमा कहते हैं। क्या बनेगा? ब्लास्टेमा। एंड ब्लास्टेमा जो है वो डेवलप होके पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएगा। डेवलप्स टू फॉर्म अ कंप्लीट एनिमल। अ कंप्लीट एनिमल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है ये ब्लास्टेमा है। लेकिन वहीं पे हम ज्यादातर एनिमल्स की बात कर रहे हैं। इन मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स sexual reproduction occurs. Sexual reproduction occurs एंड इसका रिजल्टेंट क्या होगा भाई? इसको जाइगोट बोलते हैं। इसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, एंड जाइगोट बड़ा होकर क्या बनाएगा? ये भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा। सर हाँ बोलिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो मतलब जैसे हम लोग में जाइगोट होता है वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ब्लास्टेमा होता है। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ना उसमें जो यूनिट है, देखो ब्लास्टेमा बहुत सारा यूनिट के रूप में हो सकता है। ओवरऑल सबको हम लोग बोल रहे हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने कोनिडिया पढ़ा था जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था। ठीक है, जू स्पोर पढ़ा था। तो ये सारे जो है वो सॉरी ये सारे जो है वो ब्लास्टेमा में ही आते हैं। पहले एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, फिर क्या होता है धीरे धीरे डिवाइड करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। लोअर ऑर्गेनिज्म मींस हम कह सकते हैं जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव। लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे आपका प्रिमिटिव जैसे स्पॉन्जेस हो गया, सिलेंट्रेट्स हो गया, ये सब की बात की जा रही है। सर ये यूनिसेक्सुअल मतलब यूनिसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन में जो रिजल्ट होता है तो उसका यूनिट ब्लास्टेमा ही होता है। क्या चीज? यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मतलब रिजल्ट होता है तो उसका ब्लास्टेमा यूनिट होता है। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एक यूनिट है ना, जैसे जाइगोट बनाना सेक्सुअल का बोल रहे हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग वर्ड ब्लास्टेमा यूज करते हैं। ओके सर। सर हाँ बोलिए। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड ब्लास्टेमा। हाँ ये बोल सकते हैं। देखो Yes. ये ब्लास्टेमा बना ना, तो हो गया यहाँ तक? नो सर। लिखिए ना। सर जो फीचर्स या कैरेक्टर जाइगोट कराएगा वो ब्लास्टेमा का भी नहीं, रहेगा। ब्लास्टेमा का फीचर बिल्कुल वैसा नहीं होगा ना, वो तो एसेक्सुअल बना है, वो तो एकदम आइडेंटिकल होगा पेरेंट जैसा। तो दोनों सिंगल सेल होगा ना? हाँ, बाद में वो मल्टी सेलुलर बनता है। पहले जो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है उसको ब्लास्टेमा कहते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लास्टेमा इसको कहते हैं। ब्लास्टेमा जो है वो डेवलप करके एक मल्टी सेलुलर एनिमल बनाएगा जिसको ब्लास्टोजोइड्स कहते हैं हम लोग। लिखते आगे हम लोग। एंड इस फेनोमेनन को ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। उसी तरह जाइगोट जो है बड़ा होके जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको oozoids कहते हैं। एंड ये जो फॉर्मेशन है इस चीज को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं हम लोग। कल्याणी, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मैंने बताया था जब एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ाए थे, मतलब जिसको अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल के रूप में। तो ह्यूमंस में देख के ही ना कर सकते, एक्सटर्नली। हो गया? सर एम्ब्रायोजेनेसिस तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हुआ ना? हाँ, तो हम और लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा पीछे कीजिए ना।
नहीं लिखे सर। एसेक्सुअल में क्या यूज करेंगे टर्म? एक मिनट की आवाज, हाँ बोलिए तो। सर जैसे सेक्सुअल में हम लोग ये एम्ब्रायोजेनेसिस यूज करते हैं, तो एसेक्सुअल में क्या यूज करेंगे? ब्लास्टोजेनेसिस। हो गया, लिख लिए। देखो तो, सर हाँ सर जो यूनिसेलुलर होते हैं तो उनको तो उनको तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं ना पड़ता होगा। हम लोग में ना सारे पार्ट्स का फॉर्मेशन जरूरी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की नहीं बात कर रहे, लोअर एनिमल्स की बात कर रहे हैं। यस। स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस कहाँ यूनिसेलुलर है? नो सर। देखो तो ब्लास्टेमा जो है ये बड़ा होके क्या बनाएगा, ब्लास्टेमा जो है डिवाइड किया एंड डेवलप करके क्या बना रहा है, ब्लास्टोजोइड्स बना रहा है, ब्लास्टोजोइड्स, ब्लास्टोजोइड्स। ठीक है, एंड इस फेनोमेनन को मैंने क्या बताया भाई, इस फेनोमेनन को बताया ब्लास्टोजेनेसिस बोलते हैं, ब्लास्टोजेनेसिस, ब्लास्टोजेनेसिस। ठीक है, उसी तरीके का हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो ब्लास्टेमा हो गया भाई, एंड एक है जाइगोट। जाइगोट जो है वो बड़ा होकर क्या बनाएगा, इसको ऊजॉइड्स कहते हैं हम लोग। जो एनिमल्स बनते हैं उनको ऊजॉइड्स कहते हैं, एंड ऊजॉइड्स भी बोल सकते हैं, इसको एम्ब्रायो भी बोलते हैं। एम्ब्रायो एक स्टेज है बीच का, फाइनल जो स्टेज बनता है उसको ऊजॉइड्स कहते हैं, इसीलिए ये बीच का स्टेज हो गया। ठीक है, ये एक स्टेज है एम्ब्रायो, फिर और वो डेवलप करेगा, फाइनल स्टेज ऊजॉइड्स बोलेंगे। एंड इसी वजह से क्योंकि एम्ब्रायो पहले बन रहा है फिर ऊजॉइड बन रहा है, इसीलिए इस फेनोमेनन को एम्ब्रायोजेनेसिस भी बोला जाता है। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, एक तो ये वाला हो गया भाई, ठीक है, दूसरा ये हो गया। अब देखो हमको पढ़ना है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहने का मतलब मैंने बताया भी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग उसको कह रहे हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो नेक्स्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हम लोग बोल रहे हैं जो कि गैमीट्स बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं एसेंशियल ऑर्गन्स which forms the gamete, which forms the gamete, the gamete। इसी चीज को हम कह रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि मेल्स के केस में जो हो गया, मेल्स में टेस्टिस हो गया एंड फीमेल्स में ओवरीज हो गया, ओवरीज हो गया। उसी तरीके के प्राइमरी हो गया भाई, दूसरा क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हम लोग कह रहे हैं उसको जो कि एक्चुअली गैमिट तो नहीं बनाता है, लेकिन गैमिट के फ्यूजन में, उसके ट्रांसपोर्ट में काफी एसेंशियल रोल प्ले करता है। these form the passage these form the passage these form the passage
for the gametes, to fertilize, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या देख सकते हैं भाई, मेल्स के केस में अलग है, एपिडाइडिमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारे के सारे क्या हो गए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आ जाते हैं। ऑर्गन्स को एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं ना? क्या चीज? एक्सेसरी? हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या लिख लिए? नो सर। हो गया। तो देखो, मेल और फीमेल की हम बात कर रहे भाई, तो मेल्स में अलग हो गया, जैसे कि हम बोल रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स मेल के केस में। तो मेल्स के केस में क्या क्या हो गया, सबसे पहले हम कह सकते हैं एपिडाइडिमिस हो गया, एपिडाइडिमिस, ठीक है, एपिडाइडिमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया। सर 1 मिनट बस स्लाइड ऊपर करिए ना, एक वर्ड बचा है बस। हो गया सर, हो गया। देखिए वास डिफरेंस हो गया हम लोगों का, वास डिफरेंस। फिर हम कह सकते हैं सेमिनल वेसिकल्स। देखो एक एक करके हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। सेमिनल वेसिकल्स, फिर एक ग्लैंड होता है मेल के केस में, उसको कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। बल्ब शेप का रहता है, गोल सा, यूरेथ्रा के पास पाया जाता है, इसीलिए बल्बो यूरेथ्रल कहते हैं इसको, ग्लैंड। एंड लास्ट में हम कह सकते हैं एक कॉपुलेटरी ऑर्गन रहता है जिसको पेनिस कहते हैं, एंड पेनिस। वहीं पे अगर हम फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल्स के केस में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे कॉमन हम कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब है, क्योंकि वही क्या होता है, रिसीव करता है ओवम को, एंड वहीं पे फर्टिलाइजेशन भी होता है। फैलोपियन ट्यूब के बाद हम कह सकते हैं यूट्रस होता है, क्योंकि यूट्रस काफी एसेंशियल है, वहीं पे इम्प्लांटेशन होगा। एंड वेजाइना,
देखो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं मोर एक्यूरेटली, जैसे वर्ड है ना, तो एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है एक्सेसरी, जो है हम लोग यूज तो करते हैं वर्ड, लेकिन एक्सेसरी ज्यादा हम सुटेबल वर्ड है कि जो डायरेक्टली कोई रोल नहीं कर रहा हो, पीछे से कोई रोल कर रहा हो या बाद में कोई रोल प्ले कर रहा होगा, उसके लिए वर्ड हम लोग एक्सेसरी यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं जो ब्रेस्ट है ये एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। एक्सेसरी क्यों भाई? क्योंकि एक्चुअली इसका कोई रोल रिप्रोडक्शन तक या फर्टिलाइजेशन तक तो है ही नहीं, इसका रोल न्यूट्रिशन में है, इसका रोल नरिशमेंट में है। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेस्ट है। तो ब्रेस्ट जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बजाय हम बोल सकते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है, बिकॉज इट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन और नरिशमेंट आफ्टर पार्टिवेशन। नहीं नहीं बिल्कुल, प्रोस्टेट छूट गया क्या? अच्छा प्रोस्टेट, हाँ प्रोस्टेट भी लिख लीजिएगा, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल पेनिस। तो ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो देखिए इस चीज को हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, ठीक है, बात हम कर रहे हैं डेवलपमेंट की। तो एक्चुअली जो डेवलपमेंट होता है, सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, ये कब होता है? तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ, मतलब यूट्रस के अंदर जो एम्ब्रायनल स्टेज होता है उसी समय डेवलपमेंट होता है। किस चीज का भाई? तो सेक्स ऑर्गन्स का, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन लाइफ में डेवलप होता है, मतलब दोनों का दोनों सेक्स ऑर्गन, चाहे वो टेस्टिस हो, हम लोग देखेंगे आगे, चाहे वो ओवरीज हो, दोनों क्या है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डेवलप करते हैं। इसमें से टेस्टिस जो होता है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो बाहर आ जाता है स्क्रॉटम सैक में या स्क्रॉटल सैक में, एंड जो ओवरीज है उसी एब्डोमिनल कैविटी में रह जाता है। मतलब टेस्टिस और ओवरी क्या है, एक दूसरे के होमोलोगस है स्ट्रक्चर, ठीक है। टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म बनाता है, ओवरीज वहीं पे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ओवम को रिलीज करता है। लेकिन ओवरीज और टेस्टिस में एक मेजर अंतर है कि ओवरीज जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में आफ्टर बर्थ भी रह जाता है, लेकिन टेस्टिस जो है वो डिसेंड करके स्क्रॉटल सैक में आ जाता है। तो अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो दोनों का डेवलपमेंट हम कह सकते हैं टेस्टिस प्लस ओवरीज जो है ये दोनों डेवलप कर रहे हैं कहां पे? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। कहां पे, किस स्टेज में भाई? तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन लाइफ, IUL भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में एब्डोमिनल कैविटी में है, ठीक है। लेकिन यही चीज क्या है, इन दोनों में से एक जो है ये टेस्टिस, ये डिसेंड करके कहाँ आ जाएगा? हम कह सकते हैं स्क्रॉटल सैक में, स्क्रॉटल सैक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। डिसेंड्स,
इनटू, कब आएगा ये? एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन ये जो ओवरीज है वो उसी में रह जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाएगा। तो देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं तो टेस्टिस और ओवरीज दोनों के दोनों एब्डोमिनल कैविटी में ही डेवलप करते हैं। कब? इंट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान। लेकिन जैसे ही बर्थ के समय टेस्टिस स्क्रोटल सैक में आ जाता है एंड ओवरीज जो है वो उसी एब्डोमिनल कैविटी में आता है। आगे हम लोग देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक में इसलिए आता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, क्योंकि स्पर्म को कम टेम्परेचर चाहिए होता है एज कंपेयर टू बॉडी फॉर्म करने के लिए। ठीक है, मतलब स्क्रोटल सैक में उसको 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर मिलता है। ये जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ है इसमें मतलब ये वाला एक्सप्लेन करिए ना। इंट्रा यूटेराइन लाइफ किसको कहते हैं हम लोग? यूट्रस के अंदर लाइफ जो है, मतलब इसको हम लोग एम्ब्रायनल स्टेज भी कह सकते हैं, एम्ब्रायनल स्टेज। अच्छा, बस यूटेरस के अंदर जो लाइफ होता है वही। एम्ब्रायनल सर स्टेज, हाँ बोलिए। सर ये जो टेस्टिस का डिसेंड होता है स्क्रोटल सैक में, हाँ, सर ये हार्मोनल चेंज के कारण होता है या फिर नहीं एक्चुअली वहां पे कुछ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर आगे हम लोग देखेंगे जब वहां पे, यही 2-3 चीजें हैं इसमें, अभी हम लोग देखेंगे भी। कभी कभी क्या होता है कि वो डिसेंड नहीं कर पाता है, तो डिसेंड नहीं कर पाएगा तो इनिशियली उसको छोटे साल मतलब कम एज में उसको ऑपरेट करके नीचे कर दिया जाता है। तो वो अगर उसी में रह जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में तो पर्सन स्टेराइल हो जाएगा, फर्टाइल बिल्कुल नहीं रहेगा। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि वो जब नीचे आता है तो कुछ लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन भी उसके साथ नीचे आ जाते हैं एंड फिर वो ऊपर से बंद हो जाता है। बताएंगे कैसे हो रहा है। एंड वही क्या होता है, स्वेलिंग होने लगता है, तो उसी को इंग्विनल हर्निया कहते हैं। नाम सुने हैं हर्निया? यस। हाँ, तो उसको इंग्विनल कनाल बोलते हैं एंड इंग्विनल हर्निया बोलते हैं। सर और वो जो कॉर्ड होता है उसको भी शायद इन्ग्विनल कॉर्ड बोलते हैं क्या? नहीं, उसको स्पर्मेटिक कॉर्ड, कुछ मसल रहते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जिस समय बच्चा हो रहा होता है ना डिलीवर, उससे जस्ट पहले, मतलब जब फुल्ली रेडी है ना तो उसी टाइम क्या हो जाता है कि आ जाता है नीचे। वही डिसेंडिंग नहीं होगा तो स्टेराइल रह जाएगा। हो गया। अब देखो एक एक सिस्टम हमको पढ़ना है। पहले हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, फिर हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो हेडिंग हम डालेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, अगर मैं ह्यूमन में मेल में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या भाई हमारा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो ये है टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। तो देखो वन पेयर ऑफ टेस्टिस है तो टेस्टिस इज ES लगाते हैं तो प्लूरल, एक को लिखते हैं तो IS लगाते हैं, TES TIS, डबल एस लिए ES। तो अगर इसके साइज की बात करूं तो साइज लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में होता है एंड विथ जो होता है इसका 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। ये इसका डायमेंशन दिया हुआ है।
दोनों जो टेस्टिस होते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग स्क्रोटल सैक के नाम से जानते हैं। बोथ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ बैग और इस बैग को स्क्रोटल सैक कहते हैं। तो स्क्रोटम बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है। स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्यों रहता है भाई? तो इसमें इसलिए रहता है, क्वेश्चन वाई इसमें रहेगा, तो इसमें इसलिए रहता है क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। टेम्परेचर ऑफ scrotum is 2 to 2.5 degree Celsius lower than normal body temperature. Normal body temperature, which is essential for sperm formation. Which is essential for sperm formation. एक्चुअली ये टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसीलिए जब फेवरिश होता है या हम कह सकते हैं फीवर के केस में स्पर्म का जो काउंट है वो गिर जाता है, स्पर्म का जो नंबर है प्रोडक्शन वो गिर जाता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे नॉर्मली हम लोग कह रहे हैं बॉडी टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 2 से 2.5 मतलब 34 से 35 डिग्री के बीच में ही क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। अगर मान लो बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया 37-38 हो गया तो 1 डिग्री स्क्रोटम भी बढ़ जाएगा, तो उस केस में क्या है कि जो स्पर्म काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसे जब ठंडी के दिन में मतलब थोड़ा बॉडी उससे ठंडा होगा तो फिर उससे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या जब ज्यादा ठंडी होती है तो? क्या चीज? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा मतलब कम हो जाएगा। हाँ, अभी बता रहे हो ये एक्चुअली करता क्या है। देखो, ये मान लो हम बोल रहे हैं स्क्रोटल सैक, ठीक है, आगे फिगर भी आएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आया इसलिए बता रहे। ये हो गया स्क्रोटल सैक। ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में के लिए जैसे वास डिफरेंस वगैरह यहाँ ऐसे प्रेजेंट होगा, है ना, इसमें जो नर्व्स आए होंगे यहाँ प्रेजेंट होंगे, इसमें जो आर्टरीज वेन्स है सब यहाँ प्रेजेंट होंगे। ये जो कैनाल है इस कैनाल को इंग्विनल कैनाल कहते हैं, इंग्विनल कैनाल। तो ये कैनाल है भाई इंग्विनल कैनाल, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर हमारा टेस्टिस प्रेजेंट है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ये टेस्टिस ऐसे, इसका ये वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 2 तरह के मसल प्रेजेंट होते हैं जो कि इस स्क्रोटल सैक को अंदर से लाइंड किए रहते हैं। एक जो मसल है उसको हम डार्टस मसल कहते हैं, दूसरा जो है वो है क्रीमेस्टर मसल। 2 तरह के मसल हमको देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग डार्टस मसल कहते हैं एंड क्रीमेस्टर मसल कहते हैं। तो देखो
एक मसल लेयर हो गया हमारा ये, एक मसल लेयर इसके वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पूरे वॉल में प्रेजेंट होता है, इसको डार्टस मसल कहते हैं, डार्टस मसल। एक चीज आप जानते होंगे कि जो हीट का लॉस होता है एंड हीट का जो लॉस होता है बॉडी में किसी भी चीज से कहीं से भी, वो सरफेस एरिया पे बड़ा ही डिपेंड करता है। तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो हीट लॉस भी ज्यादा होगा। तो ठंडे के दिन में क्या होगा कि अगर स्क्रॉटल सैक बहुत बड़ा होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ठंडे के समय में, क्योंकि देखो हम तो नेचर ने हमको बनाया तो ये बिल्कुल ध्यान में नहीं ना था कि हम कपड़ा भी बना लेंगे, ठीक है, हम स्वेटर बना लेंगे। तो क्या होता है कि बॉडी में क्या है, बॉडी में स्क्रॉटल सैक बाहर का पार्ट है, तो नेचर तो जानता होगा कि हम नेकेड रहते हैं, ठीक है, हम यूज नहीं करते हैं फैब्रिक का। तो उसका नेचुरल मैकेनिज्म क्या है कि जैसे ही ठंडा होगा तो अब समझो, जब बड़ा सरफेस एरिया है, जब साइज बड़ा है तो सरफेस एरिया बड़ा होगा, तो हीट का एस्केप भी ज्यादा होगा, तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में चला जाता है। तो इसमें डार्टस मसल हेल्प करता है। डार्टस मसल जो है वो क्या करेगा, ये डार्टस मसल कॉन्ट्रैक्ट करा देगा कोल्ड रीजन में, कोल्ड टेम्परेचर में, या हम कह सकते हैं कोल्ड कंडीशन में, एंड जिसके कारण सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है एंड हीट का जो एस्केप है वो कम हो जाता है। वहीं पे गर्मी के दिन में क्या है, जब वार्म कंडीशन होगा तो वो फैल जाएगा, रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, एंड जिसके कारण क्या है कि पूरा का पूरा जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हुआ एंड हीट तेजी से, तो उसको कूलिंग इफेक्ट भी मिल रहा है कि हीट बाहर बॉडी से निकल रहा है। तो अगर स्क्रॉटल सैक से हीट ज्यादा नहीं निकल पाएगा, उसी में रहेगा, तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो डार्टस मसल है ये हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में। तो ये जो हम लोगों ने मसल लिखा, ये एक्चुअली हेल्प करेगा किस चीज में, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ स्क्रॉटल सैक। ठीक है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस समय तो उसका टेम्परेचर तो नॉर्मल मेंटेन ही रहेगा। हाँ ठंडी के दिन में तो उस टाइम वो आराम से मतलब स्पम मतलब वो बना दे लेगा, हाँ। सकता है ना। हाँ। सर बोलिए। सर प्रीमेस्टर मसल किस चीज में include है? बता रहे अभी एक एक करके। देखो ये टेम्परेचर रेगुलेशन है स्ट्रॉटम में। अब इस केस में समझो कि टेम्परेचर रेगुलेशन हुआ स्ट्रॉटम के केस में, एंड क्या हो रहा है भाई, कोल्ड में ये जो है ये क्या होगा, इसके साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। हॉट कंडीशन में इसके साथ रिलैक्सेशन होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे खाली ऐसा नहीं ना है कि जो डार्टस मसल है वो तो स्ट्रॉटम के साइज को मेंटेन कर रहा ना, ठीक है। अब क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो अब समझो कि मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये समझो ये यहां से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देखना ये मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसका साइज यहाँ पे आया, तो इस टेस्टिस को भी तो ऊपर खींचना पड़ेगा ना, तभी तो ये छोटा हो पाएगा, ठीक है। अगर ये फैलेगा, ऐसे फैलेगा, तो फिर टेस्टिस को भी क्या होगा, थोड़ा लूज छोड़ना होगा ताकि ये अपने शेप साइज को स्क्रॉटम के शेप साइज में एडजस्ट हो जाए। तो खाली स्क्रॉटम के ही मूवमेंट नहीं होगा कि स्क्रॉटम ही बड़ा छोटा हो रहा है, टेस्टिस भी ऊपर नीचे मूव करेगा अलोंग विथ दिस रिलैक्सेशन एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे रोल प्ले करता है क्रीमेस्टर मसल। क्रीमेस्टर मसल होता क्या है देखते थोड़ा। ये ऐसे, हाँ देखो
ये जो मसल है ये इंग्विनल कैनाल में एंड स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट होते हैं, जो इंग्विनल कैनाल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं एंड रिलैक्स कराते हैं, जिसके रिजल्टेंट के कारण क्या होता है कि टेस्टिस भी ऊपर नीचे होता है। तो एक मसल हमारा डार्टस हो गया, दूसरा वाला जो मसल हो गया, ये जो मसल हमको दिख रहा है ये है क्रीमेस्टर मसल। क्रीमेस्टर मसल, ये क्रीमेस्टर मसल कर क्या रहा है भाई, ऊपर नीचे मेंटेन कर रहा है, ठीक है, हेल्प इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। हेल्प इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। तो दो हमको मसल्स देखने को मिल गए, एक हो गया क्रीमेस्टर मसल, दूसरा जो हो गया वो है डार्टस मसल। तो दो हमारे पास मसल्स हो गए, बनाइए तो इसको, समझ में आया, दो मसल्स है, एक डार्टस हो गया, दूसरा क्रीमेस्टर हो गया। सर सर पंप को सर्वाइव करने के लिए भी बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए। पंप को सर्वाइव जैसे फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। तो सर्वाइव करने के लिए भी चाहिए ना। हाँ, तो सर्वाइव करने के लिए तो स्पर्म कहाँ, तो तो सर वेजिना में जब एंटर करता है तो वो तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना, तो वहाँ पे वो डाई क्यों नहीं जाता है? तो करता नहीं है तो उसमें, मतलब एक पहुंच जाते हैं ना, है? लेकिन पहुंच तो जाते हैं ना वेजिना में जब एंटर कर। तो क्या होता है, इसीलिए तो जो एक्टिवनेस है स्पर्म की, जो लाइफ है वेजाइना या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो 24 से 48 घंटे तक की है, फिर मर जाता है, उस कंडीशन में सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। तो क्रीमेस्टर मसल फिर से बता दीजिए ना। हाँ, तो देखो एक मसल क्या है डार्टस, वो क्या हो रहा है, साइज स्क्रॉटम का बड़ा छोटा कर रहा है। दूसरा क्या है, जैसे साइज छोटा होता है उसको खींचने वाला भी तो चाहिए, ऊपर नीचे भी टेस्टिस का मूवमेंट होगा ना, नहीं तो छोटा हो जाएगा टेस्टिस वहीं पे, तो क्या होगा, एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो जैसे ही छोटा होगा तो टेस्टिस भी ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए, जब रिलैक्स होगा तो नीचे की तरफ आना चाहिए। ये जो रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये ऊपर नीचे जो एलिवेशन और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ये एक्चुअली एक मसल के कारण होता है जिसको क्रीमेस्टर मसल कहते हैं, जो कि स्कॉटल सैक में एंड इंग्विनल कनाल में प्रेजेंट होता है। हो गया? यस अरीज, ये बिल्कुल स्मूथ मसल्स होते हैं। हो गया? नो सर। अच्छा, नहीं कल्याणी, टाइम नहीं लगेगा, एक्चुअली ये पहला क्लास है इस चैप्टर का, इसीलिए मैंने, और मैंने बोला भी था कि ये चैप्टर थोड़ा डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे। सर नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। नहीं दिख रहा? क्या?
आया? Yes, sir. ट्रिमेस्टर मसल में क्या लिखे? हेल्प इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। सर हो गया? देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं, हर जो टेस्टिस होता है स्क्रॉटल सैक से भी अटैच होता है, ऐसा थोड़ी ना रहेगा। सर नहीं हुआ था अभी। सर एक बार स्लाइड पीछे कीजिए। हो गया सर। हो गया? देखिए, हर जो टेस्टिस होता है वो, जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं ये टेस्टिस है, ये स्क्रॉटल सैक है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि खाली ये ऊपर नीचे होते रहेगा, ये स्क्रॉटल सैक छोटा बड़ा होते रहेगा। ये भी तो कुछ ग्रुप ऑफ मसल से एक दूसरे से अटैच होगा, तभी तो ये मूवमेंट जो है वो एक साथ हो पा रहा है। तो ये जो ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जिससे वो अटैच होता है एक्चुअली, ठीक है, वो नीचे के साइड हमको नजर आता है, ऐसे करके ग्रुप ऑफ मसल्स पूरे जुड़े रहते हैं, पूरे मतलब कि इस स्क्रॉटल सैक से और इस टेस्टिस से ऐसे करके जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप ऑफ मसल्स है इसको गबर्नैकुलम हम लोग कहते हैं। तो हर जो टेस्टिस है उस ग्रुप ऑफ मसल से अटैच होता है, स्क्रॉटल सैक से कुछ ग्रुप ऑफ फ्लेक्सिबल होगा ताकि वो क्या हो सके, आराम से मोबिलिटी उसको मिल सके। तो इसी जो ग्रुप ऑफ मसल्स है इसको गबर्नैकुलम या मेसोऑर्कियम हम लोग कहते हैं। तो नीचे पॉइंट देके लिखिएगा, ईच टेस्टिस दस बजे फ्री हो जाए, 9:30 each testis is attached to the walls of the scrotal sac, the scrotal sac through flexible elastic fibers, और इसी ग्रुप को ही हम क्या कह रहे हैं, गबर्नैकुलम कह रहे हैं। दिस ग्रुप ऑफ फाइबर्स is called गबर्नैकुलम।
या फिर इसी को मेसोऑर्कियम भी कहते हैं, मेसोऑर्कियम, गबर्नैकुलम या फिर मेसोऑर्कियम। सर गबर्नैकुलम जो है वो सराउंडेड होता है, चारों तरफ से ना अटैच रहता है, हाँ, या सिर्फ नीचे से? कैसे? मतलब चारों तरफ से अटैच रहता है या फिर नीचे से, जैसे आप डायग्राम में शो किए थे नीचे से सिर्फ? हाँ, वो पूरे क्या है कि पूरा जो फाइबर्स है वो स्क्रॉटल सैक में होके नीचे साइड से टेस्टिस से अटैच होता है। स्क्रॉटल सैक के सारे मसल फाइबर्स है सराउंडिंग करके। सर तो मतलब जब टेस्टिस जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स होगा तो साथ साथ वो जो स्क्रॉटम सैक है वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। हाँ, अब देखो एक चीज, जैसे ये हमारा टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस है हमारा, तो ये आगे के साइड है, ये जो पोर्शन है ये वेंट्रल पोजीशन है आगे वाला, ये पीछे के डोर्सल साइड है। तो इस टेस्टिस से ये स्क्रॉटल सैक हो गया, इसके अंदर टेस्टिस है, तो यहाँ से कॉर्ड निकला आता है जो कि डोर्सल बॉडी वॉल से अटैच होता है। ये डोर्सल बॉडी वॉल है समझो। तो ये कॉर्ड है जिसको हम लोग, जो इंग्विनल कनाल से बाहर निकलता है, इसको ही हम लोग स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं एक्चुअली। ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। एंड ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है इसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो इसमें क्या होगा, हम कह सकते हैं इसमें हमारा वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है, साथ ही साथ जो आर्टरीज होंगे, वेन्स होंगे, ठीक है, लिम्फेटिक डक्ट्स होंगे, नर्व्स होंगे, सारे के सारे जो एक बंडल का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में हमारे क्या क्या चीजें आ जाएंगी, हमारा हम कह सकते हैं वास्ट डिफरेंस आ जाएगा, वास्ट डिफरेंस, ठीक है, और क्या आ जाएगा भाई, नर्व्स आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं गोनैडल आर्टरीज आ जाएगा, गोनैडल गोनैडल आर्टरीज, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, गोनैडल वेन आ जाएगा, गोनैडल वेन, फिर क्या आ जाएगा, हम कह सकते हैं नर्व्स तो आ गए, लिम्फेटिक्स आ जाएंगे, ठीक है, लिम्फेटिक्स। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारा का सारा इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में आ जाएगा। स्पर्मेटिक कॉर्ड अटैच किस सरफेस से रहेगा, डोर्सल सरफेस से, ये डोर्सल सरफेस हो गया। डोर्सल सरफेस, ठीक है, तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है हमारा। अब देखो एक कंडीशन हमको देखने को मिलता है, ये कंडीशन है क्या भाई, तो एक कंडीशन है जिसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस के नाम से जानते हैं, या इसी कंडीशन को क्रिप्टो ऑर्किडिज्म भी कहते हैं। मान लो कि एब्डोमिनल कैविटी में कब है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो नीचे नहीं आ पाया, तो इस कंडीशन को अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। एंड
इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको आफ्टर बर्थ, तो अब तो टेस्टिस तो एब्डोमिनल कैविटी में है, तो पर्सन क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। एंड अगर उसको नहीं निकाला जाएगा ना नीचे, देखो बॉडी में ना जो चीज जहां है, अगर वहां पे नहीं होगा, वो दूसरे जगह पे प्रेजेंट है, तो जहां पे प्रेजेंट है वो उसका एक्चुअल पोजीशन नहीं है, तो वहां पे कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो कैंसरस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, वहां से हम लोग नीचे काट के रिमूव करते हैं, सॉरी डिसेंड करते हैं नीचे स्क्रॉटल सैक में, पॉसिबल होता है तो, नहीं तो काट के निकालना ही पड़ जाता है। तो अगर ये चीज नीचे डिसेंड आउट किए तो इस मेथड को ऑर्कियोपेक्सी कहते हैं हम लोग। तो दो वर्ड्स है, एक क्रिप्टो ऑर्किडिज्म मतलब अनडिसेंडेड टेस्टिस, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रह गया, पर्सन हो गया स्टेराइल। एक क्या होता है ऑर्कियोपेक्सी, मतलब अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो उसका सर्जिकल प्रोसेस की टेस्टिस को स्क्रॉटल सैक में लेके आ रहे हैं, तो इसको ऑर्कियोपेक्सी कहेंगे। एक चीज और होता है कास्ट्रेशन, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो दो टर्म्स हमारे पास आए, एक है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म और दूसरा है अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो हमारा ये टेस्टिस है, ये हम कह रहे हैं लिखते हैं इसको एब्डोमिनल कैविटी ऊपर लिखते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस जो है ये स्क्रॉटल सैक में आया या स्क्रॉटम में, ठीक है। क्या भाई आया, टेस्टिस। प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, अगर ये चीज क्या हो गया, नहीं हुआ, तो इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस इस कंडीशन को कहेंगे, या फिर इसको क्या कहे, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म इसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो दो टर्म हमारे पास हो गया। एंड इसी का जो सर्जिकल प्रोसेस है, इसको वापस स्क्रॉटल सैक में हम किसकी मदद से लेके आ रहे हैं भाई, हम सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, हम सर्जरी कर रहे हैं। हम सर्जरी किए, तो ये जो सर्जरी हुई, ये सर्जरी जो सर्जिकल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहें ऑर्कियोपेक्सी, ऑर्कियोपेक्सी, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहें ऑर्कियो। सर इस प्रोसेस को एक बार फिर से बता दीजिए। तो देखो हम लोग कह रहे हैं कि टेस्टिस तो नॉर्मली एब्डोमिनल कैविटी के ही अंदर है, ठीक है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है, टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटल सैक में या स्क्रॉटम में डिसेंड डाउन होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसको, इस कंडीशन को अनडिसेंडेड टेस्टिस या फिर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के नाम से जानते हैं हम लोग। एंड इस केस में हम लोग सर्जरी की मदद से क्या करते हैं, टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रॉटल सैक मिलाते हैं आफ्टर बर्थ। तो इसी चीज को हम लोग ऑर्कियोपेक्सी के नाम से जानते हैं। एक वर्ड है और जिसको हम कास्ट्रेशन बोलते हैं, नाम सुने क्या, कास्ट्रेशन, एनीवन? सर शायद प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिस ना हो रहा हो, ऐसा कुछ। नहीं अरे, टेस्टिस का प्रोडक्शन नहीं, टेस्टिस है, ठीक है, प्रोडक्शन इसको ऑफ क्रश कर दिया जाता है। सर मैं वॉइस नहीं आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है।
अभी हम बोले थे कि प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिस का मतलब नहीं होता है ऐसा। हाँ, थोड़ा सा उसी को मैं मॉडिफाई कर दिया। टेस्टिस जो है उसको क्रश कर दिया गया। क्रश करने से क्या होता है, देखो टेस्टिस जो है वो एक एंडोक्राइन हार्मोन भी रिलीज करता है, या एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी फंक्शन करता है, जिस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। हाँ बिल्कुल। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये हार्मोन टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। एंड टेस्टोस्टेरोन काम क्या करता है बॉडी में, हम कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को तो बिल्डअप करता ही है, साथ ही साथ करता क्या है कि काफी एग्रेसिवनेस लेके आता है। ये हार्मोन जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा एग्रेसिव होता है, ठीक है। तो ये हम लोग बुल्स में करते हैं कास्ट्रेशन टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्स, बिकॉज कि बुल ऑक्स में चेंज होगा। बुल को ऐसे भी हम जानते हैं बहुत टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहता है उसके केस में, तो ओबीडियंट बहुत कम रहेगा, बात ही नहीं सुनेगा। अब जो फार्मर्स है वो बुलॉक कार्ट उसको चलाना ना, उसको बुल्स की मदद से प्लॉइंग करना है, तो अब बुल की मदद से कर पाएगा कि ऑक्स की मदद से, जाहिर सी बात है बुल की मदद से नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ऑक्स की मदद से करता है। तो बुल्स को बुलॉक्स में चेंज किया जाता है जिसको ऑल ऑक्स कहते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन है कास्ट्रेशन का वो क्या है कि बुल्स जो होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है बुलॉक्स में, इसीलिए बुलॉक कार्ट होता है, बुलॉक्स, या इसी को ऑक्स भी बोला जाता है, ऑक्स। तो कास्ट्रेशन ताकि वो ज्यादा क्या हो जाए, हाँ बिल्कुल, अरीज प्यूबर्टी से पहले ही किया जाता है, ऑक्स को स्टैलियन में भी चेंज करते हैं हम लोग, यस। तो प्यूबर्टी पहले वो जो मतलब जो भी ऑक्स जो वो फैलो है तो उसको मतलब जो भी ये जो जब यंग वंस जब वो बर्थ लेना चाह रहा है तो समय इंजेक्शन वगैरह कुछ मेडिसिनल प्रोसेस की वजह से किया जाता है क्या? हाँ कुछ मेडिसिन की मदद से, क्योंकि वो तो ये नेचुरली तो होने वाला है नहीं, क्योंकि अगर नेचुरली होगा तो वो जैसा देना चाहेगा वैसे ही ना हो। ये ह्यूमन एडेड है, ह्यूमन करते हैं, जैसे आर्टिफिशियली होता है। आर्टिफिशियली होता है। हो गया, लिख लिए। नो सर। देखिए अब कुछ एनिमल्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि उनमें टेस्टिस जो होता है नॉर्मली एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है, खाली ब्रीडिंग सीजन में ही क्या होता है नीचे लेके आता है, ठीक है, और नॉर्मल केस में वो ऊपर ही प्रेजेंट होता है। किसी किसी के केस में हमको देखने को मिलता है कि टेस्टिस जो है परमानेंटली ही एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, वो नीचे आता ही नहीं है, वो वहीं रहता है, वहीं पे हम कह सकते हैं कि फॉर्म होता है स्पर्म्स। एंड उसके केस में जो स्क्रॉटल सैक होता है वो वेस्टिजियल होता है, यूजलेस हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो टेस्टिस है वो जब नीचे आ रहा होता है तो इंग्विनल कनाल में जो इंटेस्टाइन को ही लेके आ जाता है, एंड फिर क्या होता है ना कि आफ्टर बर्थ ना इंग्विनल कनाल खाली स्पर्मेटिक कॉर्ड तक ही चौड़ा रहता है, पहले वो चौड़ा है क्योंकि टेस्टिस आना है, डिसेंड के समय क्या है नीचे आया वो चौड़ा है, तो अब आप देखो कि जब नीचे आ जाएगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, उसमें एक तरह का स्फिंक्टर मसल लगा हुआ है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो इंटेस्टाइन भी नीचे आ गया है, वो अब ऊपर नहीं जा सकता है, तो वो पार्ट धीरे धीरे स्वेल करता है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज इंग्विनल हर्निया। गोनाडल आर्टरीज मतलब कल्याणी, रीटी टेस्टिस क्या होता है आयुषी? रीटी टेस्टिस आगे स्ट्रक्चर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे टेस्टिस का।
गोनाडल आर्टरीज मतलब गोनाड को ना, जो गोनाड्स क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के लिए आर्टरी जो गया है। तो मैंने क्या बोला कि कुछ एनिमल्स में टेस्टिस जो है ब्रीडिंग सीजन में ही आता है। टेस्टिस जो है भाई ब्रीडिंग सीजन में ही स्क्रोटम में आएगा, स्क्रोटम में आएगा, ओनली इन ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपके बैट्स हो गए, या ऑर्डर चिरोप्टेरा जिसको बैट्स, जिसमें बैट्स आते हैं, ठीक है, एंड रोडेंशिया। एग्जाम्पल हम बैट्स एंड रोडेंट्स लिख सकते हैं, बैट्स एंड रोडेंट्स, बैट्स एंड रोडेंट्स। कभी कभी क्या है कि टेस्टिस जो है वो, एक तो ये हो गया भाई, ये हो गया, दूसरा वाला हमारा टेस्टिस जो है ये परमानेंटली एब्डोमिनल कैविटी में, परमानेंटली एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। टेस्टिस जो है वो परमानेंटली एब्डोमिनल कैविटी में, एंड वहीं पे प्रेजेंट आता है। एंड इस केस में जो स्क्रोटल है या स्क्रोटम हम कहते हैं, वो तो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया ना। इस केस में स्क्रोटल जो है ये तो भाई वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन। एंड जैसे कि ये एग्जांपल्स हमारे हो गए जिसमें परमानेंटली ही क्या होता है कि ऊपर ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपके एलिफेंट हो गया, ठीक है, वेल्स हो गए, एलिफेंट, वेल्स, इडेंसिया ऑर्डर जिसमें कि पेंगोलिन आते हैं, सात क्या चीज, सात में, किसमें, शार्क में, सर हाँ, अर्माडिलो हो गया, अर्माडिलो, ये सारे एग्जांपल आपके हो गए जिसमें टेस्टिस जो है परमानेंटली एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है, नीचे नहीं आता है। सर सेकंड पॉइंट फिर से बता दीजिए ना। देखिए टेस्टिस जो है यहाँ पे क्या है कि परमानेंटली ऊपर ही एब्डोमिनल कैविटी में है, स्क्रॉटल सैक में है ही नहीं। तो स्क्रॉटल सैक खाली थैली जैसा है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। स्क्रॉटल सैक क्या हो गया, वेस्टिजियल हो गया, एक तरीके का यूजलेस ऑर्गन हो गया। जैसे कि एलिफेंट के केस में, वेल्स के केस में पेंगोलिन हो गया, स्लॉथ हो गया, आर्माडिलो हो गया। सर वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब, वेस्टिजियल यूजलेस, इसका मतलब यूजलेस होता है, यूजलेस। तो ये हमारा टेस्टिस हो गया। अब देखो यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड जो हम लोगों ने पढ़ा, जो कि क्या है, उसके अंदर वॉस डिफरेंस है, जो आर्टरीज है, वेन्स है, लिम्फेटिक्स है, नर्व्स है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंग्विनल कनाल होता है उसमें अपने साइज से क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, कुछ टियरिंग हो जाता है, फट जाता है एक तरीके से। एंड उसमें क्या है कि कुछ इंटेस्टाइन के लूप्स आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के, एंड इसके कारण क्या होता है, ये जब फूलने लगता है तो पेन होता है, बहुत ज्यादा अनबियरेबल पेन होता है। तो इसी कंडीशन को इंग्विनल हर्निया हम लोग कहते हैं। तो एक कंडीशन है इंग्विनल हर्निया, इंग्विनल हर्निया।
इंग्विनल हर्निया। लिख सकते हैं हम समटाइम्स द इंग्विनल canal may tear leading to abnormal प्रोट्रूजन का मतलब होता है कि प्रोजेक्शन, कि भाई वहां आ गया कोई चीज। प्रोट्रूजन ऑफ abdominal contents like loops of intestine into the inguinal canal, inguinal canal into the inguinal canal। ये है इंग्विनल हर्निया हमारा। सर ये एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है। अगर ऐसा नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो प्रॉपरली अगर नीचे नहीं आ पाया, साथ ही साथ क्या हो गया ज्यादा, हाँ ये इंग्विनल हर्निया एट द टाइम ऑफ बर्थ ही होता है। जिस समय नीचे आ रहा होता है ना, उसी समय होता है। सर तो टेस्टिस जो होता है वो इंटेस्टाइन से अटैच रहता है क्या, कि नीचे चला आता है? नहीं, इंटेस्टाइन से अटैच नहीं होता, लेकिन आने के दौरान क्या हो जाता है, नीचे वो भी आ जाता है, इंटेस्टाइन का एक पार्ट। सर बोलिए। सर एक बार कैस्ट्रेशन फिर से बता दीजिए ना, नहीं समझ में आया। कास्ट्रेशन में क्या करते हैं कि ह्यूमन मतलब आर्टिफिशियली हम ही करते हैं कि बुल्स के टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है, एंड जिसके कारण मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एक तरीके से, कि भाई उसका टेस्टिस रहेगा ही नहीं, तो स्पर्म तो बनेगा नहीं पहली बात, लेकिन टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बनेगा। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, उसका एग्रेसिव बिहेवियर के लिए कारण मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है। तो वो एग्रेसिव रहेगा नहीं, वो ओबीडियंट हो जाएगा, बात सुनने लगेगा। हो गया। सर थोड़ा स्लाइड ऊपर कीजिए ना। हो गया सर, नीचे कर लीजिए। देखो अब तो फिगर हम लोगों को बनाना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में फिगर बनाने भी आ सकता है।
ये हमारा स्क्रॉटल सैप हो गया। मेल के केस में ना हम कह सकते हैं एक ही रास्ता रहता है स्पर्म के भी जाने का एंड यूरिन के भी पासेज का।
देखो ये हम कह सकते हैं, एक मिनट मम्मी, देखिए तो ये हमारा ब्लैडर हो गया, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ये जो ट्यूब हमको दिख रहा है ये है वास डिफरेंस। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो ग्लैंड है इसको हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं। जैसे ही वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के डक्ट से ज्वाइन करता है, ये जो डक्ट फॉर्म करता है इसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर वो प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होता है, जगह नहीं है इसलिए दोनों साइड लेवल कर रहे हैं, ऐसे एक ही साइड होता है लेवल। ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये वाला बल्ब शेप ग्लैंड है जिसको मैंने बताया भी, इसको क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड, या फिर और इसी को बल्बो यूरेथ्रल भी कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये हमारा टेस्टिस हो गया है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। टेस्टिस एक ही है, सिंगुलर इसीलिए। ये जो हमको टिश्यू नजर आ रहा है यही क्या है, गबरनैकुलम, गबरनैकुलम। ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ये है एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस, ठीक है, ये है एपिडाइडमिस। फिर देखो ये जो डक्ट हमको नजर आ रहा है यूरिनरी डक्ट, या हो गया। ये जो लॉन्ग ट्यूब है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन से पास करता है, इसके मसल्स को भी हम लोग देखेंगे। ये पेनिस हो गया। पेनिस का जो टिप होता है वो स्वेल्ड रहता है जिसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, ग्लांस पेनिस। And glans penis is actually covered with a loose fold of skin. It is known as prepuce or foreskin. Prepuce या फिर इसे ही foreskin। क्या चीज? जब रॉकी भाई आए थे तब शादी में नहीं सुनाई दिया क्या? ना ना गिर जाए बस। अच्छा आपस में बात कर रही है। तो ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। डायग्राम क्लियर है, सिंपल है, बन जाएगा। हो गया। चलिए फिर हम इसके आगे इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
जिनका हो गया वो लीव कर सकता है। पीडीएफ ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा। सर सर कहाँ गए सर?